रानो का घोंसला बहुत कमजोर था। आंधी में उड़कर एक कांच का टुकड़ा कहीं से आया और गुड़िया के पैर में लग गया। गुड़िया दर्द से चीख उठी। माँ, बहुत दर्द हो रहा है, खून निकल रहा है। हमारा दर इतना कमजोर क्यों है कि हवा और कांच हमें मार रहे हैं? मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मैं तेरे लिए मजबूत छत नहीं बना पाई, पर मैं वादा करती हूँ, आज मैं तेरे लिए कुछ ऐसा लाऊंगी कि कोई तूफान तुझे छू नहीं पाएगा। रानो मजबूत तिनके ढूंढ रही थी। तभी मलबे के नीचे उसे एक लाल रंग की चमकती हुई चूड़ी दिखाई दी। वो कांच की नहीं, बल्कि किसी जादुई पत्थर की बनी थी। ये चूड़ी, इसमें से कैसी अजीब सी आवाज आ रही है, जैसे ये मुझे बुला रही हो। जैसे ही रानो ने चूड़ी को पंख में पहना, चूड़ी रानो के नाप की हो गई। रानो ने सोचा, काश मेरे पास अभी एक छाता होता। तभी चूड़ी में से आवाज आई, खनक, और चूड़ी से एक लाल रोशनी निकली, जिसने तुरंत एक जादुई छाता बना दिया। मैं विश्वकर्मा चूड़ी हूँ रानो। मैं सिर्फ जरूरत को पूरा करती हूँ, लालच को नहीं। मांगो, तुम्हें कैसा घर चाहिए? एक ऐसा घर जहाँ मेरी गुड़िया सुरक्षित रहे। रानो आपने पेड़ पर वापस आई और रानो ने चूड़ी घुमाई। छन छन छन, हवा में जादुई चूड़ियाँ तैरने लगीं। वे एक के ऊपर एक जुड़ती गईं और देखते ही देखते रंग बिरंगी चूड़ियों का एक सुंदर और मजबूत घर बन गया। ये घर कांच का था, पर लोहे से ज्यादा सख्त। माँ, ये तो परियों का घर है। इसकी दीवारें तो इंद्रधनुष जैसी चमक रही हैं। जंगल के किनारे किसानों का गेहूं का खेत था। वहाँ एक जालीदार जाल बिछा हुआ था। रानो अपने नए घर के लिए नरम घास लेने खेत की तरफ गई। वहाँ उसने देखा कि काका कबूतर एक शिकारी के जाल में बुरी तरह फंसे हुए थे और फरफरा रहे थे। रानो बेटी, भाग जाओ, यहाँ शिकारी आता ही होगा। मैं तो फंस गया, अब मेरा बचना नामुमकिन है। घबराओ मत काका, जब तक ये जादुई चूड़ी मेरे पास है, कोई भी निर्दोष नहीं मरेगा। रानो ने चूड़ी की तरफ देखा और बोला, चूड़ी, इस जाल को काट दो। चूड़ी में से एक तेज धार वाली रोशनी निकली और उसने पलक झपकते ही जाल के धागे काट दिए। कबूतर आजाद हो गया। ये तो चमत्कार है बेटी, ये शक्ति बहुत बड़ी है, इसे संभाल कर रखना। जंगल में दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा हैं। रानो हरी घास लेकर वापस आई और अपनी घायल बेटी गुड़िया को लेकर वैद्य तोते के पास गई थी। वैद्य जी ने गुड़िया के पैर पर हल्दी का लेप लगाया। उन्होंने रानो के पंख में चमकती हुई लाल चूड़ी देखी। रानो, गुड़िया का घाव तो भर जाएगा, लेकिन तुम्हारे हाथ में ये जो आग मतलब चूड़ी है, ये नए घाव दे सकती है। वैद्य काका, ये तो हमारी रक्षा के लिए है। ताकत की चमक चील और शिकारियों को भी बुलाती है। याद रखना, जिस दिन तुम इस ताकत पर घमंड करोगी या लापरवाही करोगी, ये तुम्हारे परिवार के लिए भारी पड़ेगी। सावधान रहना। पास वाली ऊंची चट्टान पर कालू कौवा और गोरी कवि ने ये जादू अपनी आंखों से देखा। कालू जी, देखा आपने? वो चूड़ी, वो साधारण नहीं है। रानो ने एक झटके में महल बना लिया और कैसे काका कबूतर की जान बचाई। अगर वो चूड़ी हमारे पास हो तो हम पूरे जंगल के राजा बन जाएंगे। सिर्फ राजा नहीं गोरी, हम भगवान बन जाएंगे। आज रात वो चूड़ी मेरी कलाई में होगी, चाहे इसके लिए मुझे रानो का गला ही क्यों ना दबाना पड़े। कालू कौवा जानता था कि वो सीधे रानो से नहीं जीत सकता। वो रात के अंधेरे में गुफा में रहने वाले चमगादड़ के पास गया। चमगादड़ उल्टा लटका हुआ था। ओ चमगादड़ भाई, तुम रात को देख सकते हो। मुझे एक काम करना है। पता लगाओ कि रात को सोते समय रानो वो जादुई चूड़ी कहाँ रखती है। क्या वो उसे उतारती है? मुझे सोने की चमक पसंद है। मैं आज रात रानो की खिड़की पर पहरा दूंगा। अगर उसने चूड़ी उतारी तो वो सीधी तुम्हारे पास होगी, लेकिन बदले में मुझे उसका आधा जादू चाहिए। मंजूर है, बस मुझे वो चूड़ी चाहिए। रानो और गुड़िया सो रहे थे। कालू ने खिड़की से अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन चूड़ी की दीवारें अभेद्य थी। कालू ने पत्थर मारा, पत्थर टूट गया, पर घर नहीं टूटा। सीधे तरीके से नहीं खुलेगा, मुझे रानो को ब्लैकमेल करना होगा।
गुड़िया घर के बाहर दाना चुग रही थी। कालू ने मौका देखकर गुड़िया को अपने नुकीले पंजों में जकड़ लिया और उसे हवा में उठा ले गया। माँ, बचाओ! ओ रानो, बाहर निकल, तेरी चूड़ी चाहिए मुझे। अगर 1 मिनट में चूड़ी नहीं दी तो मैं तेरी गुड़िया को इस ऊंचाई से नीचे चट्टान पर गिरा दूंगा। रानो बाहर आई। उसने अपनी बेटी को मौत के मुंह में देखा। चूड़ी की शक्ति उसके बच्चे की जान से बढ़कर नहीं थी। नहीं कालू भाई, मेरी बच्ची को छोड़ दो। ये लो चूड़ी, ले जाओ इसे। मुझे महल नहीं चाहिए, मुझे मेरी बेटी चाहिए। रानो ने चूड़ी उतारकर हवा में उछाल दी। कालू ने गुड़िया को छोड़ दिया और चूड़ी लपट ली। कालू ने चूड़ी अपने पैर में पहन ली। अब देख रानो, अब मैं बनाऊंगा सोने का किला, मैं बनाऊंगा हीरो का पहाड़। कालू ने आदेश दिया। ए चूड़ी, मेरे लिए सोने का पिंजरा बना जिसमें मैं राजा की तरह बैठूं। चेतावनी, लालच इस चूड़ी को श्राप बना देता है। क्या तुम सच में सोने का पिंजरा चाहते हो? हाँ, सबसे मजबूत पिंजरा, जल्दी बना। खनक, जादू हुआ। कालू के चारों तरफ सोने की मोटी सलाखें बन गई। एक शानदार सोने का पिंजरा बन गया। कालू बहुत खुश हुआ, लेकिन तभी पिंजरा छोटा होने लगा। अरे, ये क्या हो रहा है? रुको, ये पिंजरा मुझे दबा रहा है। गोरी बचाओ! पिंजरा सिकुड़ता गया। कालू उसमें बुरी तरह फंस गया और जो चूड़ी उसने पैर में पहनी थी वो आग की तरह गर्म होने लगी। तूने लालच में पिंजरा मांगा था कालू, अब तू जिंदा इसमें कैद रहेगा। तूने रानो की बेटी को कैद किया था, अब ये चूड़ी तुझे कभी नहीं छोड़ेगी। कालू जी, मैं इसे तोड़ नहीं पा रही, ये तो लोहा है। रानो अपनी बेटी को लेकर वहां आई। कालू दर्द से तड़प रहा था। रानो बहन, मुझे माफ कर दो, ये चूड़ी उतार लो, मैं मर जाऊंगा। चूड़ी जी, इसे छोड़ दो, इसने अपनी सजा पा ली है। रानो के कहने पर चूड़ी कालू के पैर से निकलकर रानो के पास आ गई। पिंजरा गायब हो गया। कालू और गोरी डरकर जंगल छोड़कर भाग गए। रानो ने चूड़ी से कोई महल नहीं मांगा, बस अपनी गुड़िया के पैर के लिए दवा मांगी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दूसरों का बुरा करने के लिए मांगी गई ताकत अंत में खुद उसी को बर्बाद कर देती। जंगल में रानो चिड़िया और रानी चींटी मिलकर घिया की खेती कर रही थीं। दोनों ने अपनी पूरी जमा पूंजी इस उम्मीद में लगा दी थी कि फसल अच्छी होगी तो सर्दियां आराम से कट जाएंगी। रानी बहन, बस एक बार ये घिया की फसल निकल आए, मैं गुड़िया और कुकू के लिए गर्म कपड़े खरीदूंगी। इस बार ठंड बहुत पड़ने वाली है, ऐसा अंदेशा है। आप फिक्र ना करें रानो बहन, हम दोनों की मेहनत जरूर रंग लाएगी। हमारे बच्चे इस सर्दी में भूखे नहीं सोएंगे। लेकिन उस रात अचानक मौसम बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए और बर्फीली हवाएं चलने लगी। वक्त से पहले ही कड़ाके की ठंड और पाला पड़ना शुरू हो गया। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। सो जाओ मेरी बच्ची, माँ है ना, कल सुबह जब घिया बिकेंगे हम बाजार से लकड़ियाँ लाएंगे। रानो ने बच्चों को तो सुला दिया, लेकिन उसकी आंखें बाहर अपने खेत पर लगी थीं, जो पाले की सफेद चादर से ढंक रहा था। सुबह होते ही रानो और रानी भागकर अपने खेत पहुंची। वहां का मंजर देखकर दोनों की दुनिया उजड़ गई। सारी घिया की बेलें और छोटे छोटे घिया पाले की वजह से जलकर काले पड़ चुके थे। ये क्या हो गया? हमारी सारी मेहनत, मेरे बच्चों का गर्म कपड़ा, सब खत्म हो गया। रानो बहन, हिम्मत रखिए, ये सिर्फ हमारी फसल नहीं, जंगल में सबका यही हाल है। रानो के घर कालू कौवा और गोरी कौवी आए। वो भी बहुत मायूस थे। रानो बहन, सुना है तुम्हारी सारी फसल तबाह हो गई। इस पाले ने तो हमारा भी सारा जमा किया हुआ खाना खराब कर दिया। सब खत्म हो गया कालू भाई, मेरी घिया की फसल, मेरे बच्चों के गर्म कपड़ों का सपना। उसकी आवाज टूट सी जाती है। मैं तो सोच रही थी इस बार उन्हें ठंड नहीं लगने दूंगी। अब उनके मुंह में डालने के लिए एक दाना तक नहीं बचा। हमारे बच्चे भी भूखे हैं, समझ नहीं आता ये सर्दी कैसे कटेगी।
वो एक दूसरे को तसल्ली दे ही रहे थे कि तभी वहाँ हरिया तोता और बंटी कबूतर भी आ गए। सबकी एक ही कहानी थी, बच्चे भूखे हैं और खाना नहीं है। रानो बहन, क्या तुम्हारे पास? सबके उतरे चेहरे देखकर वो रुक जाता है। लगता है यहाँ भी वही हाल है। हम सुबह से पूरा जंगल छान आए हैं। सोचा था कहीं से 2-4 दाने मिल जाएंगे, लेकिन जमीन इतनी सख्त हो गई है कि चोंच मारना भी मुहाल है। सब कुछ बर्फ के नीचे दब गया है। इसका मतलब हमारे किसी के पास भी बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं है। हे खुदा, ये कैसा इम्तिहान है। 2 दिन गुजर गए, जंगल में खाने को एक दाना नहीं था। रानो के बच्चे गुड़िया और कुकू ठंड और भूख से बेहाल हो गए। उन्हें तेज बुखार चढ़ गया। माँ, पानी, मेरा गला सूख रहा है। बेटा, मैं अभी कालू चाचा से आद मांग कर लाती हूँ, तुम आंखें मत बंद करना। रानो अपनी बची खुची हिम्मत समेटकर बर्फीली हवा को चीरती हुई कालू कौवे के घोंसले पहुंची। कालू भाई, गोरी बहन। आओ रानो बहन। भाई, मुझे बस थोड़ी सी आग दे दीजिए। मेरे बच्चे प्यासे हैं, घोंसले में पानी जम गया है, उन्हें गर्म पानी देना है। आग कहाँ से लाए रानो? सुबह से गीली लकड़ियाँ जलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 2 अंगारे ही बचे हैं। हमारे बच्चे भी ठंड से अकड़ रहे हैं। 2 दिन से इनकी भी आँख नहीं खुली। हमें माफ कर दो रानो बहन, हम खुद इतने लाचार हो जाएंगे सोचा ना था। इस पाले ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। रानो खाली हाथ टूटे दिल के साथ अपने घोंसले की तरफ वापस उड़ चली। तभी दूर से बटी कबूतर और बबली कबूतरी आते दिखे। वो भी बुरी तरह थके हुए लग रहे थे। रानो चिड़िया दूर से बटी कबूतर को आते देख लेती है। वो उससे बोलती है, बड्डी भाई, बबली बहन, आप लोग सुबह से बाहर हैं। क्या कहीं से कुछ खाने को मिला? मेरे बच्चे बहुत बीमार हैं भाई। रानो बहन, मैं और बबली सुबह से घूम रहे हैं। सब वीरान हैं, हमारे बच्चे भी बेहाल हैं। रानो दौड़ती हुई हरिया तोते के घर गई। हरिया के बच्चे भी बीमार थे। हरियाली बहन, मेरे बच्चे शायद सुबह नहीं देख पाएंगे। अगर आपके पास एक दाना पानी भी है तो मेरे बच्चों को दे दीजिए। रानो बहन, हम खुद 2 दिन से भूखे हैं। वो अंदर जाती है और एक सूखा हुआ बेर लाती है। हमारे पास बस यही एक आखिरी बेर बचा था जो हम अपने बच्चों के लिए रखे थे। आप ले जाओ। रानो चिड़िया वो बेर और मकई का दाना लेकर अपने घोंसले पहुंची। रानी चींटी भी उसके पीछे उसके घर आ गई। गुड़िया, कुक्कू, उठो बेटा, देखो माँ खाना लाई है। लेकिन बच्चे हिले नहीं। ठंड और भूख ने उन मासूमों की जान ले ली थी। नहीं, उठो कुक्कू, गुड़िया, अपनी आंखें खोलो। रानो की दिल दहला देने वाली चीख उस सर्द रात में पूरे जंगल में गूंज उठी। रानी चींटी अपनी दोस्त को बेजान बच्चों से लिपटकर रोते हुए देख रही थी। कालू, हरिया, बंटी सब अपने अपने घोंसलों से ये मातम सुन रहे थे, लेकिन किसी के पास आकर आंसू पोंछने की भी हिम्मत नहीं बची थी। उस रात घिया के खेत के साथ रानो के सारे सपने भी दफन हो गए। जंगल में इस बार बहुत भयानक सर्दी पड़ी थी। पेड़ पौधे सब बर्फ की सफेद चादर से ढक गए थे। ठंडी हवा के कारण पक्षी अपने घोंसलों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। माँ, आज तो सूरज भी नहीं निकला। हमारे मिट्टी के घर में भी ठंड लग रही है। धैर्य रखो बेटी, मिट्टी का घर देर से गर्म होता है, लेकिन जब गर्म होता है तो बहुत सुकून देता है। मैं अभी सूखे पत्तों से रजाई बनाती हूँ। दूसरी तरफ कालू कौवा जमी हुई झील के किनारे बर्फ की सिल्लियाँ काट रहा था। वो एक इग्लू बना रहा था। वाह, ये बर्फ कितनी सफेद और चमकदार है। जब मैं इससे अपना घर बनाऊंगा तो वो हीरे जैसा चमकेगा। पूरा जंगल देखेगा कालू का शीश महल। रानो अपने घर की मरम्मत कर रही थी। उसका घर भूरा और पुराना दिखता था। बच्चे खिड़की से बाहर देख रहे थे। माँ, देखिए, कालू का था कितना सुंदर सफेद महल बना रहे हैं। हमारा घर तो गंदा और पुराना लगता है। हम वहाँ क्यों नहीं रह सकते? कुकू, सुंदरता से पेट नहीं भरता और ना ही ठंड जाती है।
वो घर बर्फ का है। वो सिर्फ देखने में अच्छा है, रहने के लिए नहीं। शाम तक कालू का इग्लू बनकर तैयार हो गया। वो दूधिया रोशनी में चमक रहा था। कालू ने रानो को बुलाया। आइए रानो बहन, देखिए मेरा बर्फ का महल। इसे कहते हैं अमीरी। आपकी मिट्टी की झोपड़ी इसके सामने कुछ भी नहीं है। कालू भाई, घर बहुत सुंदर है, लेकिन ये बर्फ है। रात को जब तापमान गिरेगा तो आप इसमें जम जाएंगे। ये घर नहीं, फ्रिज है। रात गहरी हो रही थी और तापमान 0 से नीचे जा रहा था। झाड़ियों के बीच एक छोटी सी चिक्की चूहिया ठंड से बुरी तरह कांप रही थी। उसका बिल बर्फ से भर गया था और उसके पास जाने की कोई जगह नहीं थी। हाय राम, आज तो मैं बर्फ की दली बन जाऊंगी। मेरे हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं। अगर कहीं थोड़ी सी गर्मी मिल जाती तो जान बच जाती। तभी चिक्की की नजर दूर चमकते हुए कालू के सफेद इग्लू पर पड़ी। उसे लगा शायद वहां कोई दयालु पक्षी रहता होगा। चिक्की रेंगते हुए कालू के महल के पास पहुंची। कालू अंदर जाने ही वाला था। कालू दादा, मेरी मदद कीजिए। मेरा बिल बर्फ में दब गया है। क्या मैं आज रात आपके इस बड़े महल के एक छोटे से कोने में रुक सकती हूँ? मैं सुबह होते ही चली जाऊंगी। हटो पीछे, गंदी चूहिया। अपनी शक्ल देखी है? तुम्हारे पैरों में कीचड़ लगा है। अगर तुमने मेरे दूध जैसे सफेद महल में कदम रखा तो मेरा फर्श गंदा हो जाएगा। दादा, मैं एक कोने में सिकुड़ कर बैठ जाऊंगी। कुछ गंदा नहीं करूंगी। बस मुझे ठंड से बचा लीजिए। मैंने कहा ना, भाग जाओ। ये महल शाही लोगों के लिए है, भिखारियों के लिए नहीं। कालू ने चिक्की को बर्फ में धक्का दिया और धड़ाम से दरवाजा बंद कर लिया। अरे बाप रे, रानो सही कह रही थी। यहाँ तो बाहर से भी ज्यादा ठंड है। मेरे पंख जम रहे हैं। मुझे कुछ करना होगा। कालू ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो बाहर निकला और ढेर सारी सूखी लकड़ियां जमा करके ले आया। अगर मैं घर के अंदर आग जला लूं तो रोशनी भी होगी और गर्मी भी। फिर ये दुनिया का सबसे बढ़िया घर बन जाएगा। उधर रानो के छोटे से मिट्टी के घर में रानो ने एक छोटा सा दीपक जलाया हुआ था। मिट्टी की दीवारों ने गर्मी सोख ली थी। बच्चे आराम से सो रहे थे। सो जाओ मेरे बच्चों, बाहर चाहे तूफान हो, माँ का घर हमेशा सुरक्षित रहेगा। अंधेरा हो चुका था। कालू ढेर सारी लकड़ियां लेकर अपने इग्लू के अंदर जाने ही वाला था। तभी पेड़ पर बैठे बूढ़े और समझदार दादू उल्लू ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोली। उन्होंने कालू की हरकत देखी। कालू बेटा, रुक जाओ। तुम ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो? बर्फ के घर में आग। दादू, आप अपना काम कीजिए। आप बूढ़े हो गए हैं। आपको नई तकनीक समझ नहीं आएगी। ये मेरा एसी हीटर वाला घर बनने वाला है। बेटा, तकनीक कुदरत के नियम नहीं बदल सकती। बर्फ का स्वभाव है पिघलना। अगर तुमने अंदर आग जलाई तो ये सुंदर महल तुम्हारी कब्र बन जाएगा। मेरी बात मान और रानो की तरह किसी सुरक्षित जगह चला जा। अरे जाइए दादू, आप बस रात भर हू कीजिए। मैं तो चला सोने। कल सुबह आपको अपनी पार्टी में बुलाऊंगा, तब देखना मेरा कमाल। कालू ने उस बुजुर्ग की समझदारी भरी बात को अपने घमंड में ठुकरा दिया और लकड़ियां लेकर अंदर चला गया। दादू उल्लू ने अफसोस से सिर हिलाया। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जो बड़ों की सलाह नहीं मानता, उसका नुकसान तय है। कालू ने इग्लू के बीचों बीच लकड़ियां रखी और आग लगा दी। आग की लपटें उठने लगीं। कालू को गर्मी मिली तो वो खुश हो गया। आहा, अब आया मजा। बाहर बर्फ, अंदर आग। कालू, तुम जीनियस हो। कुछ देर बाद आग की गर्मी से इग्लू की छत से पानी टपकने लगा। टप टप टप। दीवारें पतली होने लगी। बर्फ का संतुलन बिगड़ने लगा। अरे, ये बारिश कहाँ से हो रही है? छत गीली क्यों हो रही है? अचानक गर्मी के कारण छत का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। धड़ाम! पूरा इग्लू भरभरा कर गिर पड़ा। जलती हुई लकड़ियां बुझ गईं और कालू गीली बर्फ के मलबे के नीचे दब गया। बचाओ, मैं दब गया। रानो बहन, बचाओ! आवाज सुनकर रानो तुरंत वहां पहुंची। उसने देखा कालू बर्फ और पानी में फंसा है।
रानो ने अपनी चोट से बर्फ हटाई और कालू को बाहर खींचा। कालू ठंडे पानी से भीगकर कांप रहा था। कालू भाई, मैंने कहा था ना, बर्फ के घर में आग नहीं जलाई जाती। मुझे माफ कर दो, मैं जम रहा हूँ। रानो कालू को सहारा देकर अपने मिट्टी के घर में ले आई। वहां की गर्माहट से कालू की जान में जान आई। रानो बहन, आज समझ आया, मेरा महल सिर्फ चमकता था, लेकिन तुम्हारा ये मिट्टी का घर असल में सोने का है। असली अमीरी दिखावे में नहीं, सुकून में है। सुंदरता देखने के लिए होती है कालू भाई, लेकिन मुसीबत में सादगी और मजबूती ही काम आती है। अगली सुबह जब सुनहरी धूप खिली तो कालू रानो के घर के बाहर खड़ा होकर अपने पिघले हुए महल के अवशेषों को देख रहा था। तभी उसकी नज़र पास ही एक सूखी झाड़ी के नीचे जमी हुई चिक्की चूहिया पर पड़ी, जिसे उसमें रात को दुत्कार कर भगा दिया था। वो ठंड के कारण लगभग अधमरी हो चुकी थी। कालू को अपनी कल की निर्दयता पर बहुत शर्म महसूस हुई। उसने तुरंत दौड़कर चिक्की को अपने पंखों की गर्मी दी और उसे रानो के मिट्टी के घर के पास ले आया। रानो बहन, मैंने न केवल प्रकृति के नियमों का अपमान किया, बल्कि मानवता को भी भुला दिया था। इस नन्ही चूहिया को थोड़ी गर्मी और अन्न की जरूरत है। रानो ने मुस्कुराते हुए चिक्की को अंदर बुला लिया और उसे गर्म बाजरे के दाने खाने को दिए। चिक्की, मुझे माफ कर दो। कल मैं अपनी बर्फ की अमीरी के घमंड में अंधा हो गया था। आज रानो बहन के इस मिट्टी के घर ने मुझे सिखा दिया कि असली महल वो है जहां दूसरों के लिए जगह हो। कालू अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने तय किया कि वो अब दिखावे के पीछे नहीं भागेगा और रानो की तरह एक मजबूत और सादा घर बनाएगा, जहां जरूरत पड़ने पर वो दूसरों की मदद भी। जंगल में तेज हवा चल रही थी। रानो चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा और बच्चों गुड़िया कुकू के साथ एक टूटे हुए घोंसले में बैठी थी। नीचे बिल्लू बिल्ला घात लगाए बैठा था। म्याऊं। रानो, आज तुम कहाँ भागोगी? मेरा पेट खाली है और तुम मेरा भोजन बनोगी। टुन्नू जी, हमें एक पल भी यहाँ नहीं रुकना चाहिए। ये दुष्ट बिल्ला ऊपर आ रहा है और आप तो जानते ही हैं कि ये कितना क्रूर है। हमें तुरंत यहाँ से उड़ना होगा, वरना ये न केवल हमें बल्कि हमारे प्यारे बच्चों गुड़िया और कुकू को भी खा जाएगा। जल्दी कीजिए। रानो और टुन्नू अपने बच्चों को लेकर उड़ गए। टुन्नू चिड़ा बहुत बीमार और कमजोर थे। वो ठीक से उड़ नहीं पा रहे थे। रानो, मेरे पंखों में अब जान नहीं बची, हमें कहीं छिपना होगा। पिताजी, मुझे डर लग रहा है। क्या हम कभी अपना घर नहीं बना पाएंगे? वो थककर नदी किनारे उतरे। वहाँ गीली मिट्टी थी। रानो ने सोचा कि रात गुजारने के लिए यहीं एक कच्चा घर बना लूं। मेरे प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल चिंता ना करें। अभी आप पिताजी का ख्याल रखो और उन्हें दिलासा दो। मैं जल्दी से कुछ मिट्टी जमा करती हूँ ताकि हम रात को किसी तरह सुरक्षित रह सकें। एक मजबूत घर बनाना जरूरी है, नहीं तो इस तूफान में और बिल्लू के डर से हम रात गुजार नहीं पाएंगे। थोड़ा हौसला रखो। कालू कौवा और भुल्ला चील झाड़ी के पीछे छिपे देख रहे थे। देखो बुल्ला भाई, रानो पागल हो गई है, नदी किनारे घर बना रही है। बिल्लू बिल्ला इसे आसानी से ढूंढ लेगा। सही कहा कालू, मैं अभी जाकर बिल्लू को खबर देता हूँ। आज इनकी आखिरी रात होगी। रानो मिट्टी उठा ही रही थी कि उसने देखा पानी में एक छोटी सी रानी चींटी डूब रही है। वो तड़प रही थी। बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मैं बह जाऊंगी। अरे नहीं, देखो पानी में एक नन्ही जान फंसी हुई है। मुझे उस बेचारी छोटी सी रानी चींटी को बचाना होगा। घर तो बाद में भी बन जाएगा, पर पहले इस नन्ही जान को बचाना सबसे जरूरी है। मैं अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकती, पर किसी और को डूबते हुए भी नहीं देख सकती। रानो ने एक सूखा पत्ता पानी में फेंका और रानी चींटी को उस पर चढ़ाकर बाहर निकाल लाई। रानी चींटी की जान बच गई।
रानो बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने अपना घर छोड़कर मेरी जान बचाई है। मैं आपकी ये मदद कभी नहीं भूलूंगी। इसमें शुक्रिया कैसा मेरी प्यारी बहन, जान बचाना तो हर किसी का फर्ज होता है। लेकिन हाँ, मुझे इस बात का डर है कि आज रात बिल्लू बिल्ला मेरे परिवार को नहीं छोड़ेगा। मैंने जो थोड़ा बहुत मिट्टी का घर बनाया है वो बहुत कमजोर है और तेज हवा भी इसे तोड़ देगी। मैं बस यही सोच रही हूँ कि अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रखूंगी। रानी चींटी ने रानो की आंखों में डर देखा। उसने तुरंत अपने हजारों सैनिक चींटियों को बुलाया। मेरी सेना, रानो बहन ने मेरी जान बचाई है। आज हम इनके लिए ऐसा घर बनाएंगे जिसे कोई बिल्ला या चील नहीं तोड़ पाएगा। हम अपनी विशेष लाल मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे। देखते ही देखते हजारों चींटियां काम पर लग गईं। रानो और टुन्नू हैरान होकर देख रहे थे। चींटियां अपनी लार और लाल मिट्टी मिलाकर एक दीवार खड़ी कर रही थीं, जो सूखने पर पत्थर जैसी सख्त हो जाती है। रानो, ये तो चमत्कार है। इतना मजबूत घर तो मैंने आज तक नहीं देखा। माँ, ये घर तो किले जैसा लग रहा है। उधर कालू कौवा बिल्लू बिल्ला को रास्ता दिखा रहा था। कालू, अगर आज शिकार नहीं मिला तो मैं तुझे ही खा जाऊंगा। डरिए मत बिल्लू भाई, रानो नदी किनारे बैठी है। उसका कच्चा घर आपके एक पंजे से टूट जाएगा। बिल्लू बिल्ला रानो के नए घर के पास पहुंचा। उसे लगा ये साधारण मिट्टी है। रानो और बच्चे अंदर डर के मारे दुबके हुए थे। म्याऊं, रानो बाहर निकलो, वरना मैं इस घर को तोड़कर अंदर आ जाऊंगा। रानो ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। बिल्लू बिल्ला ने पूरी ताकत से घर की दीवार पर पंजा मारा। धड़ाम! लेकिन दीवार नहीं टूटी, उल्टा बिल्लू के नाखून मुड़ गए। म्याऊं, ओई माँ, ये मिट्टी है या लोहा? मेरे पंजे दुख गए। बिल्लू ने फिर सिर से टक्कर मारी, लेकिन उसे ही चोट लगी। तभी रानी चींटी ने इशारा किया और हजारों चींटियों ने बिल्लू की पूंछ पर काटना शुरू कर दिया। बिल्लू बिल्ला और कालू कौवा डर और दर्द के मारे भाग गए थे। सुबह का सूरज निकला। रानो का परिवार सुरक्षित था। रानी बहन, आज आपके छोटे से आकार ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े जानवर नहीं कर पाए। आपने हमें नया जीवन दिया है। रानो बहन, मुसीबत में जो काम आए वही असली दोस्त है। आपका ये मिट्टी का किला हमेशा आपकी रक्षा करेगा। रानो, टुन्नू और उनके बच्चे अब अपने अभेद्य किले में खुशी से रहने लगे। बिल्लू बिल्ला, जिसका मुंह और पंजे सूज गए थे, गुस्से में कालू कौवा को ढूंढ रहा था। कालू एक चट्टान के पीछे छिपा कांप रहा था। कालू, बाहर निकलो। तुमने मुझसे झूठ बोला था। तुमने कहा था कि वो घर मिट्टी का है, लेकिन वो तो लोहे से भी ज्यादा सख्त था। तुम्हारे कारण आज मेरी ये हालत हुई है। माफ कर दीजिए बिल्लू भाई, मुझे नहीं पता था कि उन छोटी चींटियों में इतना जादू है। मैं तो बस आपकी मदद करना चाहता था। मदद? तुमने मुझे पिटवाया है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बिल्लू ने एक लंबी छलांग लगाई और कालू कौवा अपनी जान बचाने के लिए आसमान में टेढ़ा मेढ़ा उड़ने लगा। कुछ दिनों बाद जंगल में बहुत भयंकर बारिश और तूफान आया। बड़े बड़े पेड़ हिल रहे थे और कई पक्षियों के घोंसले टूटकर गिर गए। लेकिन रानो का वो लाल मिट्टी का किला जस का तस खड़ा था। रानो बहन, क्या हम आपके घर में थोड़ी देर रुक सकते हैं? मेरा घोंसला टूट गया है और मेरा परिवार भीग रहा है। आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आ जाइए। ये घर चींटियों के आशीर्वाद से बना है। यहाँ सब सुरक्षित है। रानो ने अपने दोस्तों को भी पनाह दी। अंदर गुड़िया और कुकू गरम और सूखे थे। देखा रानो, एक छोटे से नेक काम ने आज हमें और हमारे दोस्तों को इस तूफान से बचा लिया। सच है, नेकी कभी बेकार नहीं जाती। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी को छोटा समझकर कमजोर नहीं समझना चाहिए।
kill. Triple kill. Quadra kill. Dominating. Unstoppable. Rampage. Killing spree.
Help me! Enemy spotted. Good job. Thanks. Help me! First blood. Need equipment. Help me! Help me! Blood. Help me! Help me! Quick EP conversion for everybody. First blood. First blood. First blood. First blood. First blood.